असल में एनवीडिया एक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम भौतिकी का सिमुलेशन करते हैं, हम वर्चुअल वर्ल्ड का सिमुलेशन करते हैं, हम बुद्धिमत्ता का सिमुलेशन करते हैं। हमारे सिमुलेशन से हम आपको भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। इसीलिए कई तरह से एनवीडिया टाइम मशीन बनाता है। आज हम आपसे अपनी कुछ नई कामयाबियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह इवेंट जापान के इकोसिस्टम के बारे में है। हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टनर्स हैं, 350 स्टार्टअप, 2.5 लाख डेवलपर, सैकड़ों कंपनियां। हम यहाँ बहुत समय से आ रहे हैं। हमारी कंपनी की शुरुआत से ही जापान हमारे लिए बहुत खास रहा है। यहीं जापान में हमने एनवीडिया के लिए कई चीजें पहली बार की। हमारा पहला गेम डेवलपर जिसने हमारे साथ काम किया वह था सेगा। यू सुजुकी, प्रसिद्ध डेवलपर, 3D गेम डेवलपर, जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ काम करके सेगा के अद्भुत 3D गेम्स को एनवीडिया के जीपीयूज पर पोर्ट किया। यह पहली बार था जब किसी ने एनवीडिया कूडा का इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किया। टोक्यो टेक में TSU BAME 1.2, जिससे एनवीडिया को हमारे जीपीयूज का इस्तेमाल करके साइंटिफिक कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने में मदद मिली। जापान कई मायनों में पहला रहा है। यह पहली बार था जब हम मोबाइल प्रोसेसर बना सके, जिससे हमारे बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक निंटेंडो स्विच बना। इतनी सारी चीजें पहली बार हुई। अब हम एक नए दौर की शुरुआत में हैं। AI क्रांति का समय है, एक नया इंडस्ट्री बन रहा है और हम जबरदस्त टेक्नोलॉजी बदलाव देख रहे हैं। ये वक्त बहुत रोमांचक है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। इसलिए हम जापान के इकोसिस्टम और यहाँ की शानदार कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए यहाँ हैं, ताकि जापान में AI ला सकें, जिससे हम सब मिलकर इस जबरदस्त मौके का फायदा उठा सकें। आज यहाँ हमारे कई पार्टनर हैं जिन्हें मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। GMO इंटरनेट ग्रुप, HP एंटरप्राइज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, मित्सुई और कंपनी मुख्य सहयोगी हैं। मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। और 56 अन्य सहयोगी आने के लिए और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एनवीडिया ने तेज कंप्यूटिंग का आविष्कार किया। तेज कंप्यूटिंग CPU को प्रतिस्थापित नहीं करती। वास्तव में हम लगभग एकमात्र कंपनी थे कंप्यूटिंग में जिसने CPU को बदलना नहीं चाहा, बल्कि CPU को और बेहतर बनाना चाहा, ताकि हम उन कामों को जो बहुत ज्यादा गणना वाले हैं उन्हें GPU पर भेज सकें। ये GPU है, वह CPU है। एक साथ काम करते हुए हम दोनों प्रोसेसर की सबसे अच्छी खूबियों का फायदा उठा सकते हैं। एक जो सीधा सीधा काम करने में बहुत अच्छा है, CPU, और दूसरा जो एक साथ कई काम करने में बहुत अच्छा है, जिसे GPU कहते हैं। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन यह है तेज कंप्यूटिंग। ये सिर्फ एक साथ कई काम करने वाली कंप्यूटिंग नहीं है, बल्कि तेज कंप्यूटिंग है। CPU और GPU एक साथ काम करते हैं। यह कंप्यूटिंग तरीका दुनिया के लिए बिल्कुल नया है। वास्तव में सिर्फ CPU का उपयोग 1964 से हो रहा है, जो मेरे जन्म के अगले साल की बात है। 60 वर्षों की प्रक्रिया। आज दुनिया में हम जो भी कंप्यूटर पर चलता हुआ देखते हैं, उसका अधिकांश भाग CPU पर चल रहा है। लेकिन एक नया बदलाव आया है कंप्यूटिंग के तरीके में, एक बड़ा बदलाव। लेकिन ऐसा करने के लिए आप सिर्फ CPU का सॉफ्टवेयर जो सीधा सीधा चलता है उसे GPU पर एक साथ चलाने के लिए नहीं डाल सकते। हमें पूरी तरह से नए तरीके बनाने होंगे। जैसे OpenGL ने कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन को ग्राफिक्स प्रोसेसर के जरिए तेज करने में मदद की, वैसे ही हमें कई अलग अलग कामों के लिए OpenGL जैसे कई खास लाइब्रेरी बनानी पड़ी। ये हमारी कंपनी की 350 अलग अलग लाइब्रेरी में से कुछ हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही जरूरी लाइब्रेरी हैं। CUD लिथो कंप्यूटेशनल लिथोग्राफी के लिए है। यह कंप्यूटेशनल लिथोग्राफी का इस्तेमाल करता है। चिप्स के मास्क बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें होती हैं। हम कई हफ्तों का कंप्यूटेशन कुछ घंटों में कर देते हैं। हम निश्चित रूप से चिप्स बनाने का समय तेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, हम लिथोग्राफी के तरीकों को और भी ज्यादा अच्छा और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को 2 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और उससे आगे तक ले जा सकते हैं। इसलिए कंप्यूटेशनल लिथोग्राफी CUD लिथो से तेज होगी। कम डाटा वाले सॉल्वर के लिए CUDSS AI एरियल। मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। एक नई तकनीक जो इस कंप्यूटर को 5G रेडियो सिस्टम चलाने में मदद करती है। मूल रूप से एक रेडियो जो रियल टाइम में CUDA एक्सेलरेटर पर चल रहा है। कंप्यूटर साइंस की विशेष तकनीक जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, जीन विश्लेषण और डेटा स्टोरेज के लिए विशेष सिस्टम। यह AI के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपी न्यूमेरिक एक संख्याओं को प्रोसेस करने वाली लाइब्रेरी है। नम्पी दुनिया की सबसे मशहूर संख्याओं को प्रोसेस करने वाली लाइब्रेरी है। 5 मिलियन अलग अलग डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे पिछले महीने ही 3 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। बहुत ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। यह अब मल्टी GPU, मल्टी नोड कूपन न्यूमेरिक के लिए पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। कृपया इसे देखें, यह कमाल है। डेटा फ्रेम प्रोसेसिंग के लिए QDF, संरचित डेटा प्रोसेसिंग जैसे SQL और पांडास, क्लासिक और बहुत मुश्किल ट्रैवलिंग सेल्समैन समस्या को अपनाते हैं।
इस समस्या को अब एआई फिजिक्स के लिए सैकड़ों गुना तेज हल करने के लिए तेज किया गया है। और फिर हमारी बनाई गई सबसे जरूरी लाइब्रेरी में से एक, जिसे CUDNN कहते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए CUDNN, जो अलग अलग लेयर, डीप लर्निंग स्टैक की अलग अलग लेयर को प्रोसेस करता है। इसने हमें CUDNN बनाकर और डीप लर्निंग को तेज और सबके लिए आसान बनाकर कुछ खास करने में मदद की। हमने पिछले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को 1 मिलियन गुना बढ़ाना मुमकिन बना दिया। मशीन लर्निंग का स्तर 1 मिलियन गुना बढ़ाना, यही वह कमाल की सफलता है जिसे हम अब जानते हैं। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने का संकेत है। CUDNN ने कुछ बहुत खास किया। इसने सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को बदलने में मदद की। यह वह तरीका है जिससे पहले सॉफ्टवेयर बनाया जाता था। सॉफ्टवेयर 1.0 में प्रोग्रामर एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए कोड लिखते हैं। यह एक फंक्शन है, वो फंक्शन सॉफ्टवेयर है। फिर आप इनपुट डालते हैं, यह आउटपुट बताता है। इंसान द्वारा लिखा गया वह कोड CPU पर सबसे अच्छा चलता है। सॉफ्टवेयर 1.0 में कोडिंग थी, ऐसा सॉफ्टवेयर लिखना जो CPU पर चलता है। सॉफ्टवेयर 2.0, क्योंकि कंप्यूटर अब बहुत ही तेज है, आप इसे बहुत सारे उदाहरण और डेटा दे सकते हैं जिससे वह सीख सके और खुद से काम कर सके। हम इसे सॉफ्टवेयर 2.0 कहते हैं। तो अब कोडिंग की जगह मशीन लर्निंग का समय है। पुराने CPU पर कोड चलाने की जगह अब GPU पर चलने वाले न्यूरल नेटवर्क हैं जो डेटा से सीखते हैं। यह बदलाव तेजी से हो रहा है। ये न्यूरल नेटवर्क जो GPU पर चल रहे हैं, अब एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का उपयोग करने के एक नए तरीके का निर्माण कर रहे हैं। वह ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक कंप्यूटर के बड़े भाषा मॉडल्स में से एक। यह मशीन लर्निंग तरीका बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकने वाला साबित हुआ है। आप इसका इस्तेमाल हर तरह की चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे डिजिटली टेक्स्ट, भाषाएं, डिजिटली आवाज, बोलना, फोटो, वीडियो। ये मल्टी मॉडल हो सकता है। आप इसे अमीनो एसिड के क्रम सिखा सकते हैं। आप इसे लगभग कुछ भी समझने के लिए सिखा सकते हैं, कुछ भी जहां आपके पास बहुत सारा देखा गया डेटा हो। खैर, पहला कदम था डेटा के अर्थ को समझना। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा टेक्स्ट पढ़कर हम शब्दों की सूची, वाक्य बनावट, व्याकरण और यहां तक कि शब्दों के मतलब को समझ पाए। उसी तरीके से पैटर्न और रिश्तों की खोज करके अब हम अलग अलग डेटा के मतलब को समझने के साथ साथ इसे अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। जैसे शब्द और फोटो, बिल्ली शब्द की फोटो और बिल्ली की फोटो अब एक साथ जुड़ी हुई है। मल्टी मोडैलिटी सीखना। अब हम अनुवाद और बनाना भी कर सकते हैं, इसलिए हम हर तरह के डेटा को समझ सकते हैं और हम बना सकते हैं हर तरह की समझदार जानकारी। अगर आप सभी शानदार स्टार्टअप्स और शानदार ऐप्स देखें जो बन रहे हैं, तो आप इसे इस स्लाइड में दो तरह के मेल में से किसी एक में देख सकते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ टेक्स्ट से, टेक्स्ट मतलब सारांश बनाना, सवाल जवाब टेक्स्ट बनाना होगा। कहानी सुनाना, वीडियो से टेक्स्ट मतलब कैप्शन बनाना, फोटो से टेक्स्ट, फोटो पहचान, टेक्स्ट से फोटो, फोटो बनाना जैसे मिड जर्नी, टेक्स्ट से वीडियो, वीडियो बनाना जैसे रनवे, ईमेल। ये सारे अलग अलग मेल सच में बड़ी तरक्की हैं। आप प्रोटीन को लिखित रूप में बदल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि प्रोटीन क्या काम करता है, लिखित जानकारी को रसायनों में बदल सकते हैं और किसी रसायन के उन गुणों को समझा सकते हैं जो दवा बनाने में काम आ सकते हैं। आप वीडियो और लिखित जानकारी को रोबोट की हरकतों में भी बदल सकते हैं। इनमें से प्रत्येक संयोजन एक नया उद्योग, नई कंपनी, नया एप्लीकेशन उपयोग केस है। बहुत बड़ा और अचानक विकास। अब एप्लीकेशन की संख्या बन चुकी है और हम अभी शुरुआत में ही हैं। मशीन लर्निंग की एक खासियत निश्चित रूप से यह है कि जितना बड़ा दिमाग होगा, जितना ज्यादा डेटा हम इसे सिखा सकते हैं, उतना ही स्मार्ट ये बन जाता है। हम इसे स्केलिंग लॉ कहते हैं। हर सबूत यही दिखाता है कि जैसे जैसे हम मॉडल का साइज और ट्रेनिंग डेटा बढ़ाते हैं, असर, क्वालिटी और समझदारी का प्रदर्शन बेहतर होता जाता है। हर एक साल इंडस्ट्री मॉडल का साइज करीब 2 गुना बढ़ा रही है, जिसके लिए उतना ही 2 गुना डेटा चाहिए और इसलिए हमें 4 गुना ज्यादा कंप्यूट चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगले लेवल तक पहुंचने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग संसाधन बहुत ज्यादा हैं। हम इसे स्केलिंग लॉ ट्रेनिंग कहते हैं। स्केलिंग लॉ प्री ट्रेनिंग इसका हिस्सा है, पोस्ट ट्रेनिंग भी इसका हिस्सा है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ पोस्ट ट्रेनिंग, इंसान की फीडबैक, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, AI फीडबैक। पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज में सिंथेटिक डेटा जनरेशन के अब इतने अलग अलग तरीके हैं। इसलिए ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग में स्केलिंग बहुत बढ़ रही है और हम शानदार नतीजे देख रहे हैं।
जब स्ट्रॉबेरी या ओपन एआई का शून्य एक अनाउंस हुआ था, तो इसने दुनिया को एक नए तरह के अनुमान से मिलवाया। इन्फेरेंस तब होता है जब आप एआई से बात करते हैं, जैसे चैट जीपीटी के साथ। लेकिन चैट जीपीटी एक बार का जवाब देता है। आप इससे सवाल पूछते हैं, आप इसे अपने लिए कुछ करने को कहते हैं। आपका जो भी सवाल हो, आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं, एक बार में ये जवाब देता है। हालांकि हम जानते हैं कि सोचना अक्सर सिर्फ एक बार में नहीं होता, और सोचने के लिए हमें शायद कई प्लान, कई संभावित जवाब बनाने पड़ते हैं, जिनमें से हम सबसे अच्छा चुनते हैं। जैसे जब हम सोचते हैं, हम जवाब देने से पहले उस पर सोच सकते हैं। सोचना, हम एक समस्या को लेकर उसे स्टेप बाय स्टेप सोच की चेन में तोड़ सकते हैं। ऐसी कई तरह की तकनीकें हैं जिन्हें हमने खोजा है, जो अनुमान को बेहतर और बेहतर काम करना संभव बनाती हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास दूसरा स्केलिंग लॉ है, सोच समझ बढ़ने का नियम। सिर्फ अगले शब्द को बनाना नहीं, बल्कि सोचना, समझना और योजना बनाना। ये दो साथ साथ चलने वाले नियम हमें हर बार बहुत तेज गति से कंप्यूटर चलाने की जरूरत बताएंगे। जब हम एक नई पीढ़ी, एक नया ढांचा बनाते हैं, तो काम को बेहतर बनाते हैं कारक, लेकिन हम उसी एक्स कारक से ताकत को भी कम करते हैं। हम उसी एक्स कारक से लागत को कम करते हैं। इसलिए प्रदर्शन बढ़ाना बिल्कुल लागत कम करने जैसा ही है। प्रदर्शन बढ़ाना असल में ऊर्जा कम करने जैसा है। और इसीलिए जैसे जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाती और स्वीकार करती है, यह हमारा मिशन है, यह हमारा फर्ज है कि हम लगातार प्रदर्शन को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाएं। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच बढ़ाएं, इसे और असरदार बनाएं, इसकी लागत कम करें, इसकी बिजली की खपत कम करें। यही कारण है कि हम एक साल के चक्र पर चले गए। हालांकि एआई सिर्फ एक चिप की समस्या नहीं है। ये एआई सिस्टम बहुत बड़े हैं। ये ब्लैकवेल सिस्टम है। ब्लैकवेल एक जीपीयू का नाम है, लेकिन ये इस पूरे सिस्टम का भी नाम है। जीपीयू अपने आप में असाधारण है। 2 ब्लैकवेल ढाई हैं। हर ब्लैकवेल ढाई दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चिप है। टीएसएमसी द्वारा निर्मित 104 बिलियन ट्रांजिस्टर, उनके सबसे अच्छे 4 नैनोमीटर नोड में 2 ब्लैकवेल ढाई 10 टेराबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड से जुड़े हुए हैं। कम ऊर्जा वाला लिंक ठीक उस बीच में, वहां उस लाइन में, उस सीएम में। 2 ढाई के बीच हजारों इंटरकनेक्शन, 10 टेराबाइट्स प्रति सेकंड। यह एसके, हाइनिक्स और माइक्रोन से 8 HBM3 मेमोरीज से जुड़ा हुआ है, और ये मेमोरीज मिलकर 8 टेराबाइट्स प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, और 8 टेराबाइट्स प्रति सेकंड। ये दोनों जीपीयू सीपीयू से एक और बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम बिजली खर्च करने वाले सरडेस से जुड़े हैं। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड हर जीपीयू एमवी लिंक के जरिए 1.8 टेराबाइट्स प्रति सेकंड से जुड़ा है। ये बहुत सारे टेराबाइट्स प्रति सेकंड हैं, और इसका कारण यह है कि यह सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता। दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा कंप्यूटर भी अकेले काम नहीं कर सकता। अकेले काम नहीं कर सकता। बनावटी दिमाग के लिए कभी कभी इसे ऐसे हजारों कंप्यूटरों के साथ काम करना पड़ता है। ये सारे कंप्यूटर मिलकर एक बड़ा कंप्यूटर बनाते हैं, और कभी कभी उन्हें अलग अलग काम करना पड़ता है, क्योंकि वे एक अलग ग्राहक, अलग क्वेरी का जवाब दे रहे हैं। तो कभी अलग अलग, कभी एक साथ। सक्षम बनाने के लिए, कंप्यूटर को एक साथ काम करने के लिए हमने 2 मशीनों को जोड़ा है, जो एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ती हैं। हजारों अन्य जीपीयू, लेकिन हमें अभी भी इस एमवी लिंक की जरूरत है। यह एमवी लिंक हमें मेरे पीछे खड़े एक रैक में मौजूद कुछ जीपीयूज को कनेक्ट करने की परमिशन देता है। वह रैक इस एमवी लिंक के साथ कनेक्टेड है। 1.8 टेराबाइट्स प्रति सेकंड, दुनिया में सबसे ज्यादा बैंडविड्थ वाले नेटवर्किंग से 35 गुना ज्यादा बैंडविड्थ, जो हमें इन सभी जीपीयूज को एक साथ कनेक्ट करने की परमिशन देता है इस एमवी लिंक स्विच की तरफ। एक रैक में 9 एमवी लिंक स्विचेस हैं। हर रैक में 72 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो इस स्पाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये एमवी लिंक स्पाइन है। ये केबल्स हैं, कॉपर, 50 पाउंड्स कॉपर, सीधे इस अमेजिंग सर्डीज और इनक्रेडिबल आईओ से चलता है, जिसे हम एमवी लिंक कहते हैं। ये कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर को ऐसे एमवीए लिंक से कनेक्ट करें, और ये स्विच इन सभी कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क की तरह जोड़ता है, जिससे वे आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। और इसलिए इसका रिजल्ट है, इन 72 कंप्यूटर्स को एक बड़े जीपीयू की तरह कनेक्ट किया गया है। एक बहुत बड़ा जीपीयू। सॉफ्टवेयर के नजरिए से ये बस एक जायंट चिप है, और ये रैक्स, ये एमवी लिंक्स हैं। 72 सिस्टम्स। ये एक रैक है जो 3000 पाउंड का है। इसे इस स्टेज पर किसी और तरीके से रखना इम्पॉसिबल है। मैं आपको ये शो करता हूं।
ये रैक करीब 3000 पाउंड का है और इसकी पावर 120 किलोवाट है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो मतलब मेरे फ्रेंड्स यहाँ हैं। ये बहुत ज़्यादा निंटेंडो स्विच पावर है। ये पोर्टेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है और इसलिए ये ब्लैक वॉल सिस्टम है। हमने इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसे एक सुपर पॉड के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है या एक पूरा विशाल डेटा सेंटर जिसमें हज़ारों हैं, उम्मीद है कि उनमें से लाखों होंगे और वे स्विच द्वारा उनसे जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ क्वांटम इन्फिनीबैंड स्विच हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड एआई फैक्ट्री या स्पेक्ट्रम एक्स एनवीडिया स्पेक्ट्रम एक्स रेवोल्यूशनरी ईथरनेट सिस्टम चाहते हैं जिसे आप अपने एग्जिस्टिंग ईथरनेट एनवायरनमेंट में जोड़ सकते हैं, तो हम एआई सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। इन कंप्यूटरों को हम एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स में हाइपरस्केलर्स में जोड़ सकते हैं या उन्हें एज के लिए सेट कर सकते हैं। ब्लैकवेल सिस्टम न केवल बहुत ताकतवर है, बल्कि ये बहुत आसानी से ढलने वाला भी है, ताकि यह दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम के हर कोने में फिट हो सके। तो ये है ब्लैकवेल। ब्लैकवेल के ऊपर निश्चित रूप से कंप्यूटर है, लेकिन सबसे जरूरी बात, इसके ऊपर चलने वाले सभी सॉफ्टवेयर के बिना इस कंप्यूटर को चलाना नामुमकिन है। जब आप इन कंप्यूटरों को सभी लिक्विड कूलिंग, सभी वायरिंग के साथ देखते हैं, तो दिमाग उड़ जाएगा। आप ऐसे अविश्वसनीय कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम करते हैं? यहीं पर एनवीडिया सॉफ्टवेयर स्टैक क्यूडा निकल में हमारा काम, हमारे सभी मेगाट्रॉन कोर और हमारे बनाए गए सॉफ्टवेयर जैसे टेंसो आरआरटी, एलएलएम, ट्राइटन को सिस्टम में मिलाया गया है, जिससे हर किसी के लिए दुनिया भर में एआई सुपर कंप्यूटर लगाना आसान हो जाता है। और फिर ऊपर हमारे पास एआई सॉफ्टवेयर है जो लोगों के लिए एआई बनाना आसान बनाता है। तो एआई क्या है? एआई क्या है? हम एआई के बारे में कई अलग-अलग तरीकों से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 तरह के एआई हैं जो बहुत लोकप्रिय होंगे और 2 सोचने के तरीके हैं जो मुझे बहुत मददगार लगते हैं। ये मेरे लिए बहुत मददगार है। पहला एआई असल में एक डिजिटल एआई काम करने वाला है, जो अलग-अलग काम अपने आप कर सकता है। ये एआई कार्यकर्ता समझ सकते हैं, वे योजना बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। कभी-कभी डिजिटल एआई काम करने वालों से मार्केटिंग अभियान चलाने के लिए कहा जाता है। ग्राहक की मदद करना, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की योजना बनाना, चिप को बेहतर बनाना या हमें सॉफ्टवेयर लिखने में मदद करना। शायद ड्रग डिस्कवरी इंडस्ट्री में एक रिसर्च असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट बनना। शायद यह एजेंट जो आप जानते हैं कंपनी के मालिक का टीचर है, वह उनके साथ काफी समय बिताता है। शायद हमारे सभी कर्मचारियों के लिए एक टीचर है। ये डिजिटल एआई काम करने वाले, जिन्हें हम एआई एजेंट बोलते हैं, बिल्कुल डिजिटल कर्मचारियों जैसे हैं। और बिल्कुल डिजिटल कर्मचारियों की तरह आपको उन्हें प्रशिक्षित करना होगा और अपनी कंपनी में उनका स्वागत करने के लिए डेटा बनाना होगा। उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताएं। आप उन्हें उनके खास हुनर के लिए ट्रेन करते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि आप उनसे कौन सा काम करवाना चाहते हैं। आप उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद उनका मूल्यांकन करते हैं ताकि पता चले कि उन्होंने वह सीखा जो उन्हें सीखना था। आप उन्हें गाइड करते हैं ताकि वे वही काम करें जो उनसे कहा गया है और वे वो काम ना करें जो उनसे नहीं कहा गया। और जाहिर है, आप उन्हें चलाते हैं, तैनात करते हैं, ब्लैकवेल से उन्हें ऊर्जा देते हैं, ब्लैकवेल से एआई टोकन देते हैं और वे टीम बनाकर दूसरों के साथ मिलकर समस्याएं हल करते हैं। आप हर तरह के अलग-अलग एजेंट देखेंगे और हमने इकोसिस्टम के लिए, कंपनियों के लिए एआई एजेंट बनाना आसान करने के लिए कई चीजें बनाई हैं। एनवीडिया सेवा व्यवसाय में नहीं है और हम नहीं बनाते, हम आखिरी प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम समाधान नहीं देते, लेकिन हम इकोसिस्टम के लिए एआई बनाना, एआई देना और एआई को लगातार बेहतर बनाना आसान करने वाली तकनीक देते हैं। एआई एजेंट लाइफ साइकिल। लाइब्रेरीज। लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म को नीमो कहा जाता है। नीमो में मेरे बताए हर स्टेज के लिए लाइब्रेरी है, जैसे डेटा चुनना, ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, नकली डेटा बनाना, जांचना और गाइड करना। ये लाइब्रेरीज दुनिया भर में वर्कफ्लो और फ्रेमवर्क में एकीकृत है। हम एआई स्टार्टअप्स, एक्सेंचर और डिलॉयट जैसे सर्विस प्रोवाइडर और दुनिया भर की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं ताकि इसे सभी बड़ी कंपनियों तक पहुंचाया जा सके। हम सर्विस नाउ जैसे आईएसवी के साथ भी काम करते हैं ताकि वे ऐसे एजेंट बना सकें जो सर्विस नाउ का इस्तेमाल करें। आज आप सर्विस नाउ का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म का लाइसेंस लेकर करते हैं और आपके कर्मचारी मदद पाने के लिए सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। आने वाले समय में सर्विस नाउ बहुत सारे एआई एजेंट भी देगा जिन्हें आप किराए पर ले सकते हैं, यानी डिजिटल कर्मचारी जिन्हें आप परेशानियों को सुलझाने में मदद के लिए किराए पर ले सकते हैं। हम सर्विस नाउ के साथ काम कर रहे हैं। हम एसएपी, केडेंस, एनसाइज, दुनिया भर की कंपनियों, स्नोफ्लेक, दुनिया भर की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम सब ऐसे एजेंट बना सकें जो आपकी कंपनी को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें।
अब ये एजेंट समझने, तर्क करने में सक्षम हैं, योजना बनाएं, काम करें, और ये एजेंट एक समूह या सिस्टम का हिस्सा है। एआई मॉडल्स के, ये सिर्फ एक एआई मॉडल नहीं है, बल्कि एआई मॉडल्स का एक सिस्टम है, और नीमो हमें इन्हें बनाने में मदद करता है। हम पहले से तैयार किए गए एआई मॉडल भी बनाते हैं, जिन्हें हम एनआईएम नाम के पैकेट में रखते हैं, और इसीलिए ये एनआईएम्स छोटे-छोटे सर्विस हैं। वे असल में पैक किया हुआ एआई हैं। पहले सॉफ्टवेयर डिब्बे में आता था और उसके साथ सीडी रोम मिलती थी। आज एआई को एक छोटे सर्विस में रखा जाता है और सॉफ्टवेयर के अंदर की चीजें समझदार होती हैं। आप सॉफ्टवेयर से बात कर सकते हैं क्योंकि ये समझता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आप सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से जोड़ सकते हैं। आप इस एआई को दूसरे एआई से जोड़ सकते हैं और मिलकर आप एक एजेंट यानी एआई एजेंट बना सकते हैं। तो ये पहली बात है। मैं आपको इनमें से कुछ एजेंट का एक उदाहरण देता हूं। एजेंट IQ एआई हर कंपनी को बदल रहा है, समझदारी से सोचकर और बार बार योजना बनाकर मुश्किल कामों को हल कर रहा है। एआई एजेंट मार्केटिंग कैंपेन को जल्दी शुरू करने में मदद करते हैं, सप्लाई चेन का काम आसान बनाते हैं, करोड़ों रुपए बचाते हैं, और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के काम को दिनों से सेकंड में कर देते हैं, विश्लेषकों को कमजोरियों को पहचानने में मदद करके। एजेंट IQ एआई को ताकतवर बनाता है, इसका डेटा को जानकारी में और जानकारी को काम में बदलने का तरीका। इस उदाहरण में एक डिजिटल एजेंट लोगों को जानकारी से भरे रिसर्च पेपरों से मिली बातें समझा सकता है। इसे एनवीडिया एआई ब्लूप्रिंट से बनाया गया है। ये एनवीडिया की तेज लाइब्रेरी, एसडीके और एनआईएम सर्विस वाले उदाहरण हैं, जो आपको एआई ऐप जल्दी बनाने और चलाने में मदद करते हैं। मल्टीमोडल पीडीएफ डेटा एक्सट्रैक्शन ब्लूप्रिंट डेटा लाने में मदद करता है, और डिजिटल ह्यूमन ब्लूप्रिंट इंसानों जैसी बातचीत देता है। नमस्ते, मैं जेम्स हूं। एक डिजिटल एजेंट पीडीएफ रिसर्च पेपर लेता है, जिसमें फोटो, चार्ट और टेबल जैसे मुश्किल डेटा होते हैं, और एक इंटरैक्टिव डिजिटल इंसान के जरिए एक आसान सा सारांश देता है। मौसम बताने में कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। कॉर्डॉफ, एक नए जनरेटिव मॉडल का विकास, मौसम की भविष्यवाणी करने में एक बड़ा कदम है। यूएनईट रिग्रेशन मॉडल को डिफ्यूजन मॉडल के साथ जोड़कर कॉर्डॉफ जेम्स के साथ मिलकर पेपर्स के आधार पर सवालों के जवाब दे सकता है या नई सामग्री उत्पन्न कर सकता है। एनवीडिया एआई कंपनियों को काम को आसान बनाने, तुरंत जानकारी पाने और काम को बेहतर बनाने की ताकत देता है। एआई एजेंट्स, 3 भाग नीमो, एनएम्स और ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट्स ये सभी उदाहरण के लिए हैं। वे आपके लिए सोर्स फॉर्म में उपलब्ध हैं, ताकि आप इसे अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकें और अपने एआई एजेंट वर्कफोर्स बना सकें। इनमें से कोई भी एजेंट किसी भी व्यक्ति का पूरा काम नहीं कर सकता। कोई भी एजेंट पूरा काम नहीं कर सकता, लेकिन सभी एजेंट आपके काम का आधा हिस्सा कर पाएंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है। एआई को 50% लोगों के काम को बदलने वाले के रूप में सोचने के बजाय, आपको सोचना चाहिए कि एआई हर किसी के लिए आधा काम करेगा। ऐसे सोचकर आप समझते हैं कि एआई आपकी और आपकी कंपनी की काम करने की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। आप जानते हैं, लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या एआई आपकी नौकरी ले लेगी? और मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि यह सच है, एआई आपकी नौकरी नहीं लेगी। किसी और द्वारा उपयोग किया गया एआई आपकी नौकरी ले लेगा। और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके एआई को सक्रिय करना सुनिश्चित करें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया को पूरा करें। पहला है डिजिटल एआई एजेंट्स। ये डिजिटल एआई हैं। दूसरा अनुप्रयोग है फिजिकल एआई। वही बुनियादी तकनीक अब शामिल है, एक मैकेनिकल सिस्टम के अंदर बैठी है। निश्चित रूप से रोबोटिक्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक होने वाला है। अब तक रोबोटिक्स सीमित रही है, और कारण बहुत बहुत स्पष्ट है। वास्तव में जापान में दुनिया के 50% मैन्युफैक्चरिंग रोबोट का निर्माण होता है। कावासाकी, फानुक, यासुकावा, मित्सुबिशी, ये 4 कंपनियां दुनिया के आधे रोबोटिक सिस्टम बनाती हैं। जितना रोबोट ने मैन्युफैक्चरिंग की उत्पादकता को बढ़ाया है, उसका विस्तार करना बहुत मुश्किल रहा है। रोबोटिक्स उद्योग लंबे समय से काफी स्थिर रहा है, और इसका कारण यह है कि यह बहुत खास है। यह उतना लचीला नहीं है। यह अलग अलग हालात और काम में इस्तेमाल करने के लिए उतना लचीला नहीं है। हमें ऐसे एआई की जरूरत है जो बहुत ज्यादा लचीला हो, जो खुद बदल सके और सीख सके। अब तक हमने जिस तकनीक के बारे में बताया है, उस पर ध्यान दें। एजेंटिक एआई। आप कोई भी हों, आपको इन मशीनों के साथ बात करने में सक्षम होना चाहिए। यह आपको प्रतिक्रिया दे सकता है। निश्चित रूप से कभी कभी प्रतिक्रिया उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप बनाएंगे, लेकिन इनमें से कई वास्तव में हमारे द्वारा उत्पन्न की गई से भी बेहतर हैं। और इसलिए हम अब इस सामान्य एआई तकनीक को शारीरिक एआई या मशीनी एआई, या दूसरे शब्दों में रोबोट विज्ञान के क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। रोबोटिक्स के लिए हमें 3 कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे। पहला कंप्यूटर एआई को सिखाता है, जैसे हमने अब तक दिए गए सभी उदाहरणों में किया है। दूसरा है एआई को आजमाना। आपको एआई को अभ्यास करने, सीखने और आराम करने के लिए एक जगह देनी होगी, जहां उसे सीखने के लिए नकली डेटा मिल सके। हम इसे ओमनिवर्स कहते हैं।
ओमनिवर्स हमारी वर्चुअल दुनिया है, डिजिटल ट्विन लाइब्रेरी का एक सेट जिसका इस्तेमाल असली एआई बनाने के लिए किया जा सकता है। रोबोटिक्स ओमनिवर्स। फिर जांचने, सिखाने और परखने के बाद आप मॉडल को ले सकते हैं और उसे असली रोबोट में डाल सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास रोबोटिक्स के लिए बनाए गए प्रोसेसर हैं। हम इसे जेटसन कहते हैं। थॉर। थॉर एक रोबोटिक्स प्रोसेसर है जो इंसान जैसे रोबोट के लिए बनाया गया है। ये लूप बार बार चलता रहता है। जैसे नेमो होता है वैसे ही एआई एजेंट लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म की तरह यह ओमनिवर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको एआई बनाने में मदद करता है। आखिरकार आप जो चाहते हैं वो है एआई। बाईं ओर देखें, यह दुनिया, वीडियो और आसपास के माहौल और हालात को देखता है। आप इसे बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं और ये एआई हिलने डुलने की हरकत बनाएगा। जैसे हम टेक्स्ट लेते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम टेक्स्ट ले सकते हैं और दवाओं के लिए रसायन बना सकते हैं, हम टेक्स्ट ले सकते हैं और हिलने डुलने की हरकत बना सकते हैं। ठीक है, तो यह सोच जनरेटिव एआई जैसी ही है। और यही वजह है कि हम मानते हैं कि अब हमारे पास ओमनिवर्स और हमारे बनाए गए इन 3 कंप्यूटरों के बीच जरूरी तकनीक है। नई जनरेटिव एआई तकनीक दिखाती है कि इंसान जैसे रोबोटिक्स का समय आ गया है। अब इंसान जैसे रोबोटिक्स इतना मुश्किल क्यों है? देखा जाए तो इंसान रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका फायदा बहुत जबरदस्त है। सिर्फ 2 रोबोटिक सिस्टम हैं जिन्हें दुनिया में आसानी से लगाया जा सकता है। पहला रोबोट एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और इसका कारण यह है कि हमने कारों के अनुकूल दुनिया बनाई है। दूसरा है मानव जैसे रोबोट। इन 2 रोबोट सिस्टम को पुरानी जगहों में दुनिया में कहीं भी लगाया जा सकता है क्योंकि हमने दुनिया को अपने लिए बनाया। ये दोनों बहुत मुश्किल तकनीक है जिसका समय आ गया है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। खैर, पिछले सप्ताह रोबोटिक्स सम्मेलन में सीखना, हमने एक नया फ्रेमवर्क घोषित किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आइजैक लैब कहा जाता है। आइजैक लैब एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्चुअल सिमुलेशन सिस्टम है जो आपको इंसानों या रोबोट्स को सिखाने में मदद करता है कि कैसे इंसान या रोबोट बनना है। और इसके ऊपर हमने कई वर्कफ्लो बनाए हैं। पहला वर्कफ्लो है ग्रूट मिमिक। ग्रूट मिमिक एक फ्रेमवर्क है जिससे रोबोट को दिखाया जाता है कि कोई काम कैसे करना है। आप मानव प्रदर्शन का उपयोग करते हैं और फिर उस वातावरण की नकल करते हैं। डोमेन रैंडमाइजेशन का उपयोग करके आपके प्रदर्शन जैसे सैकड़ों और उदाहरण बनाए जाते हैं ताकि रोबोट सामान्य चीजें सीख सके, वरना वह सिर्फ वही खास काम कर सकता है। मिमिक का इस्तेमाल करके हम इसकी सीखने की क्षमता को आम बना सकते हैं। दूसरा है ग्रूटजेन। ग्रूटजेन ओमनिवर्स में जनरेटिव एआई तकनीक का इस्तेमाल करके हम माहौल के बहुत सारे अलग अलग उदाहरण और वे काम बना सकते हैं जो हम चाहते हैं कि रोबोट करे। और इसलिए हम बहुत सारे टेस्ट, जांच और सिस्टम जांच के मौके बना रहे हैं जिनमें रोबोट कोशिश कर सकता है, खुद को बेहतर बना सकता है और अच्छा रोबोट बनना सीख सकता है। और तीसरा है ग्रूट कंट्रोल। ग्रूट कंट्रोल एक मॉडल डिस्टिलेशन फ्रेमवर्क है जो हमें अपने सीखे हुए सभी हुनर को लेकर एक मॉडल में मिलाने की सुविधा देता है, जिससे रोबोट को मूवमेंट से जुड़े काम करने में मदद मिलती है। न सिर्फ रोबोट अपने आप काम करेंगे, बल्कि याद रखें कि आगे चलकर फैक्ट्रियां भी रोबोटिक होंगी। ऐसे में ये फैक्ट्रियां रोबोट्स को चलाएंगी जो रोबोटिक मशीनें बनाएंगे। मुझे आपको दिखाने दीजिए। फिजिकल एआई में ऐसे रोबोट आते हैं जैसे खुद चलने वाली कारें जो असली दुनिया में सुरक्षित चलती हैं, मैनिपुलेटर्स जो मुश्किल फैक्ट्री के काम करते हैं और ह्यूमनॉइड रोबोट जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। प्लांट और फैक्ट्रियां फिजिकल एआई से लैस होंगी जो अपने काम की निगरानी और बदलाव कर सकेंगी या हमसे बात कर पाएंगी। एनवीडिया ने डेवलपर्स को भौतिक एआई बनाने में मदद करने के लिए 3 कंप्यूटर बनाए हैं। मॉडल पहले डीजीएक्स पर प्रशिक्षित किए जाते हैं, फिर एआई को ओमनिवर्स में सीखने की प्रक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया से बेहतर बनाया जाता है और तैयार एआई एनवीडिया जेटसन एजीएक्स रोबोट कंप्यूटर पर चलता है। एनवीडिया ओमनिवर्स भौतिक एआई की नकल के लिए एक भौतिक आधारित कंप्यूटर सिस्टम है। रोबोट अपने कौशल सीखते और सुधारते हैं। आइजैक लैब में ओमनिवर्स पर बना एक रोबोट जिम है जो ग्रूट वर्कफ्लो जैसे ग्रूटजेन के साथ अलग अलग सीखने के माहौल और लेआउट बनाता है। ग्रूट मिमिक कुछ असली दुनिया के कैप्चर से बहुत सारे नकली मोशन डेटा बनाता है और ग्रूट कंट्रोल का इस्तेमाल पूरे शरीर के न्यूरल कंट्रोल के लिए होता है। यह सिर्फ एक रोबोट है। भविष्य में कारखाने रोबोट टीमों को चलाएंगे और हजारों सेंसर से पूरे काम की निगरानी करेंगे। फैक्ट्री डिजिटल ट्विन के लिए वे मेगा नाम का एक ओमनिवर्स ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। मेगा के साथ फैक्ट्री डिजिटल ट्विन में वर्चुअल रोबोट और उनके आई मॉडल यानी रोबोट का दिमाग डाला जाता है। रोबोट अपने आसपास के माहौल को देखकर, सोचकर, अपनी अगली चाल की योजना बनाकर और आखिर में उसे काम में बदलकर एक काम पूरा करते हैं। ये काम ओमनिवर्स में वर्ल्ड सिम्युलेटर के जरिए माहौल में सिम्युलेट होते हैं और नतीजों को ओमनिवर्स सेंसर सिम्युलेशन के जरिए रोबोट का दिमाग समझता है। सेंसर सिम्युलेशन के आधार पर रोबोट का दिमाग अगला काम तय करता है और यह सिलसिला चलता रहता है।
जबकि मेगा फैक्ट्री डिजिटल ट्विन में हर चीज की हालत और जगह को ठीक से ट्रैक करता है। यह सॉफ्टवेयर इन द लूप टेस्टिंग असली जगहों और रूपों के लिए सॉफ्टवेयर से चलने वाली प्रक्रिया लाती है, जिससे कंपनियां असली दुनिया में लागू करने से पहले ओमनिवर्स डिजिटल ट्विन में बदलाव का सिमुलेशन और जांच कर सकती हैं, जिससे बड़ा जोखिम और खर्च बचता है। भौतिक एआई का दौर आ गया है जो दुनिया के भारी उद्योगों और रोबोटिक्स को बदल रहा है। कमाल का समय है। तो हमारे पास दो रोबोटिक सिस्टम है। हम डिजिटल सिस्टम को एआई एजेंट कहते हैं और आप उन्हें अपने ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरा है असली एआई सिस्टम रोबोटिक्स। और ये असली एआई वे प्रोडक्ट होंगे जो कंपनियां बनाती हैं। और इसीलिए कंपनियां हमारे कर्मचारियों की काम करने की ताकत बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगी। और हम उन प्रोडक्ट्स को चलाने और ताकत देने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे जो हम बेचते हैं। भविष्य में कार कंपनियों के दो कारखाने होंगे। एक कारखाना कारें बनाने के लिए, दूसरा कारखाना उस एआई के लिए जो कार में चलता है। देखो, ये रोबोट का जमाना है। दुनिया भर में इतनी सारी गतिविधियां हो रही हैं और मैं कल्पना नहीं कर सकता। रोबोट और कंप्यूटर के क्षेत्र में जापान से बेहतर कोई देश नहीं। और इसकी वजह है, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश को रोबोट बहुत पसंद है। आप रोबोट से प्यार करते हैं। आपने इतने सारे बनाए हैं। दुनिया के कुछ सबसे अच्छे रोबोट। ये वे रोबोट हैं जिनके साथ हम बड़े हुए। ये वो रोबोट हैं जिन्हें हमने हमेशा प्यार किया है। मैंने अपने कुछ पसंदीदा भी नहीं दिखाए। माजेंगा जेड। भगवान जाने। मुझे उम्मीद है कि जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई तरक्की का फायदा उठाएगा और उसे आपके मेगाट्रॉनिक्स के अनुभव के साथ जोड़ेगा। दुनिया में कोई भी देश मेगाट्रॉनिक्स में जापान से अधिक कुशल नहीं है। ये एक खास मौका है जिसे आपको जरूर पकड़ना चाहिए। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम उस सपने को सच करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जापान में एनवीडिया एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टनर हैं। हमारे ऐसे साथी हैं जो बड़े भाषा मॉडल बना रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी टोक्यो, राकुटेन, साउथ बैंक इंट्यूशंस, एनआईटीटी, फुजित्सु, एनआईसी, नागोया यूनिवर्सिटी। कोटोबा टेक्नोलॉजीज में अगर आप ऊपर दाईं ओर जाएं तो हमारे पास एआई क्लाउड्स भी हैं। एआईएसटी, सॉफ्ट बैंक, सकुरा इंटरनेट, जीएमओ इंटरनेट ग्रुप, हाई रेजो, केडीडीआई, रुटिलिया यहां एआई क्लाउड्स बना रहे हैं ताकि जापान में इकोसिस्टम आगे बढ़ सके। कई रोबोटिक्स कंपनियां अब समझ रही हैं कि एआई कौन सी नई खूबियां दे रहा है जिनका इस्तेमाल वे इस मौके का फायदा उठाने के लिए कर सकती हैं। यास्कावा, टोयोटा, कावासाकी, रापुटा, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, कैनन, फूजी फिल्म्स, ओलंपस सभी एआई का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आगे चलकर ये मेडिकल उपकरण और ज्यादा अपने आप चलने वाले होंगे। ये लगभग मेडिकल मशीन के अंदर एक नर्स एआई एजेंट की तरह है जो नर्स को जांच में मदद करता है। ड्रग डिस्कवरी इंडस्ट्री में कई तरीके हैं और बहुत से अलग अलग तरीकों से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए मैं यहाँ की प्रगति से प्रसन्न हूँ और हम एआई क्रांति का लाभ उठाने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर, यह उद्योग बदल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंप्यूटर की दुनिया अब सीपीयू पर चलने वाले प्रोग्रामिंग से बदलकर जीपीयू पर चलने वाली मशीन लर्निंग में बदल गई है। एक ऐसी दुनिया से जो सॉफ्टवेयर बनाती थी, हम अब एक ऐसी दुनिया में बदल गए हैं जो कृत्रिम बुद्धि बना रही है। और कृत्रिम बुद्धि कारखानों में बनाई जाती है। वे 24/7 चल रहे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हैं तो इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का निर्माण और वितरण पूरा हो चुका है, लेकिन समझदारी कभी पूरी नहीं होती। और आप सभी एआई के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वे एआई एजेंट हो या एआई रोबोट। और टोकन, समझदारी टोकन में दिखाई देती है, जो समझदारी की इकाई है। ये एक संख्या है और ये संख्याएं, ये टोकन ऐसे बनते हैं जो समझदारी और शब्द बन जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील में समझदारी, खुद चलने वाली कारों के लिए समझदारी, इंसान जैसे रोबोट को चलाने के लिए मोटर में समझदारी, प्रोटीन, केमिकल और दवा खोज में समझदारी का इस्तेमाल। ये सारे टोकन इन फैक्ट्रियों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बन रहे हैं। ये फैक्ट्रियां पहले कभी नहीं थी। ये एक बिल्कुल नई चीज है। इसी वजह से हम दुनिया भर में इतना बदलाव देख रहे हैं। पहली बार हमारे पास एक नया काम है, एक नई फैक्ट्री जो कुछ बिल्कुल नया बना रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये फैक्ट्रियां कंपनियों द्वारा बनाई जाएंगी। वे बनाई जाएंगी। हर कंपनी एक एआई निर्माता होगी। बेशक कोई भी कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्पादन या उपयोग न करने का जोखिम नहीं उठा सकती। कोई कंपनी ऐसा जोखिम कैसे उठा सकती है? कोई भी देश खुफिया जानकारी का उत्पादन न करने का जोखिम कैसे ले सकता है? आपको चिप्स या सॉफ्टवेयर का उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता का उत्पादन करना होगा। यह बहुत जरूरी है। यह आपकी पहचान का हिस्सा है। यह हमारी पहचान का हिस्सा है। और इसलिए हमारे पास नया उद्योग है, एआई फैक्ट्रियां।
और इसीलिए मैं इसे ऐसा कहता हूँ। ये एक नई औद्योगिक क्रांति है। पिछली बार ऐसा 300 साल पहले हुआ था जब बिजली मिली थी। ये एक बड़ी घटना थी जिसने इंसानों की ज़िंदगी बदल दी थी। बिजली का उत्पादन और बिजली का वितरण और एक नए प्रकार की फैक्ट्री बनाई गई थी। और वह नई फैक्ट्री पावर प्लांट नहीं थी और एक नया उद्योग बना जिसे ऊर्जा उद्योग कहा गया। कई सौ साल पहले ऊर्जा उद्योग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यह औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। अब हमारे पास एक नया उद्योग है जो पहले नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के काम में सबसे ऊपर है, लेकिन इसका इस्तेमाल और बनावट हर इंडस्ट्री द्वारा की जाती है। आपको अपना खुद का एआई बनाना होगा। दवा उद्योग आपके लिए एआई बनाता है। कार इंडस्ट्री आपको अपना एआई बनाने में मदद करती है। रोबोट इंडस्ट्री आपको अपना एआई बनाने में मदद करती है। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर देश को अपना एआई बनाना ज़रूरी है। एक नई इंडस्ट्री क्रांति। मुझे एक बहुत बड़ी घोषणा करनी है। आज हम बता रहे हैं कि हम सॉफ्ट बैंक के साथ मिलकर जापान के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लाने और बनाने जा रहे हैं। हम मिलकर जापान की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री बनाएंगे। ये एनवीडिया डीजीएक्स से बनाया जाएगा। जब ये बन जाएगा तो इसमें 25 एआई एक्साफ्लॉप्स होंगे। बस याद रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर हाल ही में एक एक्साफ्लॉप्स तक पहुंचा था। ये एआई बनाने के लिए एआई फैक्ट्री में 25 एक्साफ्लॉप्स होंगे। लेकिन एआई को बांटने के लिए सॉफ्ट बैंक एनवीडिया के एरियल को जोड़ेगा, जो वह इंजन है जिसका मैंने पहले बताया था, जो च्यूडा पर 5G रेडियो चलाता है। ऐसा करके हम रेडियो कंप्यूटर, बेस बैंड और 5G रैन के एआई कंप्यूटरों को जोड़ और मिला सकते हैं। अब हम टेलीकॉम नेटवर्क को एआई से चलने वाला और नया बना सकते हैं। ये आवाज, डेटा और वीडियो ले जा सकेगा। लेकिन आगे चलकर हम एआई एक नई तरह की जानकारी और समझ भी ले जाएंगे। ये सॉफ्ट बैंक की 2 लाख साइटों पर बांटा जाएगा, जो यहां जापान में 25 करोड़ 50 लाख ग्राहकों को सेवा देंगे। एआई फैक्ट्री, एआई का उत्पादन करने के लिए और एआई बांटने के लिए हम इसके ऊपर एक नया स्टोर, एआई स्टोर भी शुरू करेंगे, ताकि सॉफ्ट बैंक और दूसरों के बनाए एआई 25 लाख 5,000 ग्राहकों को दिए जा सकें। इसलिए हम ये एप्लीकेशन एनवीडिया एआई एंटरप्राइजेस पर बनाएंगे, जैसा मैंने पहले दिखाया था, और एक नया स्टोर होगा जो एआई सबको देगा। ये बहुत ही शानदार काम है। इसका नतीजा होगा एक एआई ग्रिड जो पूरे जापान में चलेगा। अब यह एआई ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक होगा। याद रखें, सामान बनाने और बांटने के लिए आपको बुनियादी ढांचे के रूप में कारखाने और सड़कें चाहिए थीं। आपको बुनियादी ढांचे के रूप में बिजली और संचार की जरूरत है। हर बार जब आप बुनियादी ढांचे के लिए कुछ नया बनाते हैं तो नए धंधे और नई कंपनियां बनती हैं। नए आर्थिक अवसर, नई समृद्धि। सड़कों और कारखानों के बिना अगर ऊर्जा और संचार न होते तो औद्योगिक क्रांति कैसे आती? हम आईटी क्रांति कैसे कर सकते थे? इन नए ढांचों में से हर एक नए मौके खोलता है। और इसलिए मेरे लिए यह बहुत रोमांचक है कि मैं जापान में इसे संभव बनाने के लिए सॉफ्ट बैंक के साथ साझेदारी कर रहा हूं। मिया कावासान की टीम, उन्हें दर्शकों में होना चाहिए। आपके साथ साझेदारी करना अद्भुत है और मैं वास्तव में खुश हूं कि हम ये कर रहे हैं। ये पूरी तरह से क्रांतिकारी है। ये अपनी तरह का पहला प्रयास है जो टेलीकॉम नेटवर्क और संचार नेटवर्क को एआई नेटवर्क में बदल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं आप क्या कर सकते हैं। कुछ कमाल की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बेस स्टेशन यानी एक रेडियो टावर के नीचे खड़ा हूं और कार में वीडियो चल रहा है और कार का वीडियो रेडियो टावर तक भेजा जाता है और रेडियो टावर में एआई है। इस रेडियो टावर में वीडियो की समझ है, इसमें देखने की समझ है। तो ये देख सकता है कि कार क्या देख रही है और ये समझ सकता है कि कार क्या देख रही है। वह एआई मॉडल कार में रखने के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बेस स्टेशन में रखने के लिए ठीक है। और बेस स्टेशन तक भेजे गए वीडियो का इस्तेमाल करके यह कार और उसके आसपास हो रही किसी भी चीज को समझ सकता है। ये लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एज पर एआई का इस्तेमाल करने का एक उदाहरण है। या शायद यह सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसा है। ऐसे इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। हम इस आसान सोच का इस्तेमाल करके पूरे कारखाने को एआई में बदल सकते हैं। इस तरफ एक कारखाना है और बहुत सारे कैमरे लगे हैं। कैमरों का वीडियो बेस स्टेशन तक भेजा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे कैमरों और एआई मॉडल की वजह से अब यह कारखाना पूरी तरह एआई से चल रहा है। आप कारखाने से बात कर सकते हैं। कारखाने से पूछें कि क्या चल रहा है। कारखाने से पूछें, क्या कोई हादसा हुआ? क्या कुछ अजीब हो रहा है? क्या आज किसी को चोट लगी? अब आपको रोज की रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको बस कारखाने से पूछना है, क्योंकि अब कारखाना एआई बन गया है। उस एआई मॉडल को कारखाने में चलाना जरूरी नहीं है।
वह एआई मॉडल सॉफ्टबैंक रेडियो में चल सकता है। ठीक है, ये एक और उदाहरण है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं। आप हर एक वास्तविक चीज़ को एक एआई में बदल सकते हैं। एक मैदान, एक सड़क, एक फैक्ट्री, एक स्टोर, एक दफ्तर, एक बिल्डिंग, वे सभी एआई बन सकते हैं। और आप बस इससे बात कर सकते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी से करते हैं। ठीक है? तो यहाँ स्थिति क्या है? गलियारे, कोई रुकावट या गिरा हुआ सामान, आप बस इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और फैक्ट्री ने सब कुछ देखा है। यह देखकर समझती है, सोच सकती है और कोई काम करने की योजना बना सकती है या बस आपसे बात कर सकती है। और यहाँ ये कहती है, नहीं, गोदाम के गलियारों में कोई रुकावट, गिरा हुआ सामान या खतरा नहीं था। वीडियो में गलियारे अच्छी तरह से सजे हुए, साफ और बिना किसी रुकावट या खतरे के दिखते हैं। ठीक है? आप फैक्ट्री से बात कर रहे हैं। ये कमाल है। आप गोदाम और कार से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अब समझदार हो गए हैं। आज मेरे पास हमारी घोषणा और जापान में एआई लाने के बारे में बात करने के लिए एक बहुत खास मेहमान है। और ये मेरा दोस्त, मेरा यह दोस्त। आप शायद उसे जानते हैं। वह हम दोनों हैं। आप शायद उसे जानते हैं। मेरा ये दोस्त सच में बहुत अलग है। अ, मासा कहाँ है? सोंगसान कहाँ है? क्या वह यहाँ है? हे! सोंगसान! महिलाओं और सज्जनों, महान मासा। बढ़िया। जेनसन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं लंबे समय से तकनीकी उद्योग में हूँ। मैंने पीसी क्रांति के साथ शुरुआत की थी। कंप्यूटर उद्योग, कंप्यूटर से चला गया, इंटरनेट से क्लाउड तक, क्लाउड से मोबाइल तक और क्लाउड से एआई तक। हाँ, हाँ, हाँ। गलत यात्रा। मासा दुनिया में एकमात्र कारोबारी है, एकमात्र कारोबारी, एकमात्र नया सोचने वाला है, जिसने हर पीढ़ी में जीतने वाले को चुना और उसके साथ साझेदारी की। याद रखें, यह मासा था जिसने बिल गेट्स को जापान लाया। यह मासा था जिसने जेरी यांग को जापान में लाया या मिलवाया। यह मासा था जिसकी वजह से चीन का क्लाउड कारोबार शुरू हो सका। अलीबाबा। यह मासा था जिसने स्टीव जॉब्स को जापान लाया और आईफोन को भी। और आप में से बहुत लोग यह नहीं जानते, लेकिन एक समय में मासा एनवीडिया का सबसे बड़ा हिस्सेदार था। ओह, कोई बात नहीं। वी वी कैन वी कैन हम एक साथ रो सकते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप ये कैसे करते हैं? हाउ डिड यू? आपने यह कैसे किया? कंप्यूटर के इतिहास में हर तकनीकी बदलाव के नए आइडिया देने वाले और बनाने वाले कौन हैं? 100% सही जवाब। खैर, मुझे लगता है मैं बस भाग्यशाली था। मैं सही समय पर पैदा हुआ था और मैं आप जैसे महान उद्यमियों से मिला, जैसे आप। आ, इट्स यह एक जोश है, एक सपना है और एक एहसास है जिससे आप समझ सकते हैं कि असली लीडर और असली नए आइडिया देने वाला कौन है। और मुझे वाकई लगता है कि मैं भाग्यशाली था। लेकिन ये वही सोच है जिसे हम समझ सकते हैं, है ना? ये भेड़िए जैसी समझ है। भेड़िया। मुझे लगता है हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मेरे पास 2 पिल्ले हैं। मुझे वह मानसिक छवि पसंद नहीं है। ना मासा, जैसे आप इतिहास पर वापस विचार करते हैं। हाँ, ये कैसा है? ये बदलाव, ये प्लेटफ़ॉर्म बदलना, ये बड़ा बदलाव, ये पिछले वाले से कैसे अलग है? ये आपको अलग क्यों लगता है? खैर, मैं कहता हूँ कि यह सबसे मज़ेदार, सबसे बदलता रहने वाला है। भविष्य का फ्रंट एंड। ये 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये सबसे बड़ी लहर है। मैं पूरी तरह महसूस करता हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि गणित या इंडस्ट्री के नज़रिए से सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि भले ही एआई सॉफ्टवेयर है, ये बहुत अलग तरह का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसे आपने और मैंने बनाया और जिसमें हम हैं, वह औज़ारों की इंडस्ट्री है। ये ऐसे औज़ार हैं जिन्हें इंसान ने पहली बार इस्तेमाल किया। इस नए तरह के सॉफ्टवेयर, न्यूरल नेटवर्क, बड़े भाषा मॉडल, एजेंट्स, रोबोट औज़ार नहीं हैं, लेकिन ये हुनर हैं, ये काम हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। और काम धंधा, बाजार, काम की दुनिया नहीं है। 1 ट्रिलियन डॉलर वास्तव में एक 100 ट्रिलियन डॉलर है और इसलिए हमने समझा कि यह काम धंधा सिर्फ आईटी का बदलाव नहीं है, बल्कि हर काम धंधे का बदलाव है। हाँ, यही कारण है कि यह इतनी बड़ी बात है। हाँ, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो सोच सकता है। ये किसी भी दूसरी प्रजाति के मुकाबले बहुत तेज दिमाग रखता है। दिमाग की ताकत की वजह से इंसान बहुत ताकतवर है।
अगर सिर्फ मांसपेशियों की तुलना करें तो शेर और हाथी की मांसपेशियां बड़ी होती हैं, लेकिन इंसान के पास सबसे तेज दिमाग है। और आज हर जीडीपी की गतिविधि इंसान की किसी न किसी दिमागी काम पर टिकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस क्रांति से हर उद्योग प्रभावित होगा। हाँ, और सच में एक कमाल की बात यह है कि उस इंडस्ट्री में जो किसी के कंट्रोल में है, परमाणुओं द्वारा। इंडस्ट्री का साइज़ सीमित है, क्योंकि आप सिर्फ़ कुछ ही परमाणुओं को इधर-उधर कर सकते हैं। ये भारी है, ये सही है। लेकिन एआई की इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉन की इंडस्ट्री है। बिल्कुल, ये क्वांटम मैकेनिक्स से चलता है। सही, सही, सही। ये बहुत बड़ा हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, और समझदारी बहुत ज़्यादा कीमती है। चीज़ों को इधर-उधर करने के मुकाबले आप जानते हैं, आप सोचिए, है ना? सोच की कड़ी से तर्क करना। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हाँ, आशा आज हमने जो चीज़ें साथ में बताई हैं, उनमें से एक है जापान का एआई ग्रिड बनाना। हाँ, हाँ। और एआई ग्रिड में एआई मॉडल बनाने के लिए एआई फैक्ट्रियाँ होंगी। ये एआई मॉडल पूरे जापान में फैलाएगा। एआई फैक्ट्री और एआई रन का डिज़ाइन जिस पर हमने साथ में काम किया है, बहुत नया है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान दुनिया में सबसे पहला होगा। हाँ, हर दूसरी टेलीकॉम कंपनी को इस नई लहर को अपनाना होगा। हाँ, और इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो एक सवाल सॉफ्टबैंक और आपकी बाकी कंपनियों के लिए आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? और आप कैसे सोचते हैं कि ये एआई ग्रिड जापान में एआई को बदल देगा? हाँ, जैसा आपने अभी बताया, हमारे सेल टावर पहले सिर्फ बिट्स ले जाते थे। दूरसंचार और इंटरनेट सर्फिंग आदि के लिए। हालांकि अब इस समझदार नेटवर्क के साथ जिसे हम एक दूसरे से मजबूती से जोड़ते हैं, जापान के लिए समझदारी के आधार के रूप में एक बड़ा दिमाग बनने की प्रक्रिया में है। इसका मतलब है बहुत अच्छा होगा। हाँ, हाँ। और बेशक आप इसका इस्तेमाल अपनी दूसरी कंपनियों जैसे लाइन, याहू जापान और पेपे के लिए कर सकते हैं। ये सही है। हाँ, और इस तरह एआई बनाएँ जो आपकी सभी सेवाओं को आपके ग्राहकों के लिए और मज़ेदार और फ़ायदेमंद बनाए। हाँ, लेकिन मैं जिन चीज़ों के लिए बहुत उत्साहित हूँ, उनमें से एक है इस साधन को उपलब्ध कराना ताकि शोधकर्ता और बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और छात्र और स्टार्टअप कंपनियाँ यहाँ जापान में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपके समर्थन से हम यहाँ जापान में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं, जिसके बारे में मैं मियाकावा से बात कर रहा हूँ कि हमें ये प्लेटफ़ॉर्म कई शोधकर्ताओं, छात्रों, स्टार्टअप्स को देना चाहिए ताकि हम उन्हें बढ़ावा दे सकें। हम सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास बेहतर पहुँच हो और ज़्यादा कंप्यूटिंग ताकत हो। हाँ, बुनियादी ढाँचे का निर्माण बहुत ज़्यादा पैसे वाला काम है और आप जापान पर बड़ा दाँव लगा रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं कि आप और मैंने इस बारे में पहले बात की है। कई मायनों में जापान मेगाट्रॉनिक्स के समय में जापान तकनीक में सबसे आगे था। उस औद्योगिक क्रांति के दौरान जब मशीनों की तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स साथ आए, उस समय में जापान ने सच में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया का नेतृत्व किया। और फिर जब आईटी उद्योग आया और सॉफ्टवेयर आया, एक मकसद था जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है, जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पश्चिम और चीन में बढ़ी। सच में जापान और आगे बढ़ सकता था। पूरी तरह सहमत, पूरी तरह सहमत। और उन दिनों में और आज भी कुछ हद तक ऐसा ही है। बड़े बिज़नेस, मीडिया, बड़े लोग वे मोनोज़ुकुरी कहते थे, मतलब असली चीज़ें बनाना। असली चीज़ों की असली कीमत और असली मतलब होता है। और सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, जिस पर वे भरोसा नहीं करते। सॉफ्टवेयर की कीमत ये सोच जापान में कई सालों से रही है, जिसने काम को प्रभावित किया है। युवा स्टार्टअप लोग, युवा पीढ़ियाँ हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, विशेष रूप से नेट बबल क्रैश के बाद। हर किसी ने आलोचना की। मेरी बहुत आलोचना की गई और ये सच में युवा लोगों के लिए एक सज़ा जैसा था, जिसे उन्हें मानना पड़ता था। उदासी महसूस कराई। मुझे लगता है हमें फिर से शुरू करना होगा। ये रोबोटिक्स के लिए हमारा जोश है, जैसे आप कहते हैं एआई को रोबोटिक्स में लाना। जापान में एस्ट्रो बॉय को हम तेत्सुया नेटम कहते हैं, जो मेरा पसंदीदा है। कार्टून। सिर्फ ताकत होना काफ़ी नहीं है, आपके पास समझदारी भी होनी चाहिए ताकि रोबोट बात कर सके और दोस्त की तरह जोश दिखा सके। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। फ्रंट एंड। चुनौतियाँ यहाँ बहुत-बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, हाँ।
मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर का युग अब है। अच्छी खबर यह है कि यह एक नए युग की शुरुआत है। हाँ, रीसेट, एक छोटा-सा रीसेट, रीसेट बटन। बिल्कुल सही, इंडस्ट्री फिर से शुरू हो रही है। हाँ, और आप देख सकते हैं कि पूरा स्टैक रीसेट हो रहा है क्योंकि पिछली पीढ़ी की कंपनियाँ इस नई पीढ़ी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, और इसलिए एक पूरे नए स्टैक, एक पूरे नए अवसर का उदय हो रहा है। जापान को इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से बहुत अलग है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा और ख़ास जानकारी होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कलाकार हैं, तो आपके पास ख़ास जानकारी है। अगर आप वीडियो गेम बनाते हैं, तो आपके पास ख़ास जानकारी है। अगर आप दवाओं की खोज करते हैं, तो आपके पास भी ख़ास जानकारी होती है। अगर आपके पास ख़ास जानकारी है, तो आप उसे डेटा में बता सकते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल एआई मॉडल को सिखाने के लिए किया जा सकता है। वह एआई मॉडल आपकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बन जाता है। सही कहा। कम से कम जापानी सरकार इस एआई क्रांति को दबाने की कोशिश नहीं कर रही है। कुछ दूसरे देश वे जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़्यादा सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जापान में नियम कभी-कभी बहुत सख्त हो जाते हैं। कम से कम हम खुशकिस्मत हैं कि इस बार जापान सरकार आप जानते हैं मंदी नहीं ला रही है, कम से कम। कोई रुकावट नहीं, ठीक है? तो मैं ऐसा सोचता हूँ, पर उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसा आप कहते हैं ये रीसेट है, यह इस नई बदलाव के साथ चलने का मौका है। हम इस बार चूक नहीं सकते, इस बार चूक नहीं सकते और निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए एआई क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आपको ढांचा चाहिए, सही कहा। इस तरह के मशीन लर्निंग वाले सॉफ्टवेयर के कारण आपको बहुत सारे चिप्स खरीदने होंगे। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, And आपको ढांचा चाहिए, आपको एआई फैक्ट्रियों की ज़रूरत है। without ढांचे के बिना एआई बनाना नामुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल, और यही वजह है कि सॉफ्टबैंक जापान में एआई ग्रिड बना रहा है। हाँ, और आप प्रेरित करेंगे, एक्टिव करेंगे और यहाँ पहले से मौजूद सभी कामों को तेज़ करेंगे। हम अपने उदाहरण से दिखाने जा रहे हैं। हाँ, और उम्मीद है कि आज हमारे पास जापान में 350 स्टार्टअप हैं। हाँ, 350 स्टार्टअप जिनके साथ हम काम करते हैं, दुनिया भर में 22,000 में से। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सही है। और इसलिए हमें युवा उद्यमियों, इनोवेटर्स को आगे बढ़ने, छलांग लगाने और एआई में जुड़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ढांचा आ रहा है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा मियाकावा और मैं बात कर रहे हैं, हम यहाँ जापान में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो हम बहुत सारे बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम देने जा रहे हैं। कंप्यूट पावर को सस्ता करेंगे ताकि वे उपयोग कर सकें, लगभग मुफ्त, ठीक है? लगभग मुफ्त में वे अपने नए मॉडल और एआई के अलग-अलग इस्तेमाल आज़मा सकते हैं। आपको कुछ दान में भी मदद करनी चाहिए, है ना? ठीक है। हे जेंसी, कुछ स्टार्टअप और रिसर्चर्स के लिए। ये आखिरी बार है जब मैं मासा को आमंत्रित कर रहा हूँ। हर बार मासा देखने पर मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाँ, ये सभी के लिए अच्छा है। हाँ, हाँ, इससे बहुत खुश हूँ। मासा, आप जापान में एआई के भविष्य के बारे में सबसे ज़्यादा किस बात से उत्साहित हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं? आपका सपना क्या है? देखिए, जैसा आप कहते हैं, मैं एआई रोबोटिक्स को लेकर बहुत उत्साही हूँ। अ, मुझे लगता है कि एआई डॉक्टरी समाधान, मुझे लगता है कि मेडिकल एशिया जल्द ही आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है, बहुत सारे नए एजेंट्स। तो हमारे पास लाइन है, याहू है और दूसरी सेवाएँ पेपे है। हम कई बना सकते हैं, खास एआई एजेंट्स। तो जापानी जीवन को मदद करने के लिए, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं आ सकता। हम जापानी आदतों, संस्कृति, स्थानीय समझ और जापान की कई साइटों के लिए एपीआई के बारे में जानते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एजेंट्स मुझे लगता है कि आपने एंटरप्राइज़ एआई एजेंट्स के बारे में बात की। बिल्कुल सही, मैं इसका साथ देता हूँ। मैं इससे बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल एजेंट सच में हम सबके पास आएँगे। बिल गेट्स ने कहा था कि हर डेस्क पर एक कंप्यूटर होना चाहिए। स्टीव कहते हैं, आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन। मुझे लगता है कि अब हमें सभी को एआई एजेंट्स कहना चाहिए। तो हम सबके पास अपना पर्सनल एजेंट होना चाहिए। ये सही है। ये हमारी यात्रा और छुट्टियों की प्लानिंग में मदद करेगा। शिक्षा, और यह आपके पूरे जीवन में आपके साथ रहेगा। हाँ, हाँ। क्या आप सोच सकते हैं एक एआई एजेंट जो आपका पूरा जीवन जानता हो? बिल्कुल, हमारे पोते-पोतियाँ।
वे आईफोन के साथ बड़े होते हैं, आप जानते हैं, 1 साल की उम्र से, है ना? वे बात करते हैं और हर बार जब वे कोई तस्वीर देखते हैं तो वे ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि एक स्थिर तस्वीर के साथ सही है, क्योंकि वे 2 उँगलियों के साथ पैदा होते हैं, आप जानते हैं। वे कर सकते हैं, वे सोचते हैं, आप जानते हैं, हर तस्वीर बड़ी की जा सकती है। भविष्य में वे एक तस्वीर देखकर उससे बात करेंगे, सही? वे बात करते हैं? हाँ, वे आशा करेंगे कि यह जवाब दे। आप इसे पूछ सकते हैं। उनके पास एक एजेंट होगा, 1 साल की उम्र से उनके पास पर्सनल एजेंट रहेगा और उनका पर्सनल एजेंट जैसे आपका दूसरा शरीर हो, आपके साथ मिलकर बढ़ते हुए देखना। सब कुछ जानता है। अगर आप बीमार हैं, तो यह आपकी सेहत और पढ़ाई में मदद करेगा। हाँ, जब से आप छोटे थे, तब से अब तक। बिल्कुल, हाँ, आपने जो भी पढ़ा, उसे याद रखा। उसने आपको जो भी सिखाया, उसे याद रखा। सही है, बिल्कुल। आपका व्यक्तिगत अरस्तु, पूरी तरह डिजिटल ट्विन। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह सच में जापान के घर का ज्ञान, रीति-रिवाज और ऐसी बातों को समझने के बारे में है। देश के अपने एजेंट्स का बहुत बड़ा और शानदार भविष्य होगा। हाँ, आप जानते हैं मासा, उन चीजों में से एक जिनके प्रति देश जाग रहे हैं, क्या वह उनके देश का डेटा है? उनके नागरिकों का डेटा। देश के ज्ञान, उसकी संस्कृति, उसकी समझदारी को एनकोड करता है। और वह डेटा देश का है, जैसे कि यह देश की रिसर्च और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हर देश को उस डेटा को प्रोसेस करना चाहिए, प्रोसेस करके अपने लोगों के लिए अपना एआई बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे किसी और को आउटसोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा डेटा सेंटर है जिसमें हर देश, हर सरकार को अपने ज़रूरी सुरक्षा डेटा को रखना होगा। इससे यह पक्का होगा कि सारी ज़रूरी जानकारी सुरक्षित रहे और सही तरीके से सँभाली जाए। एक डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर, यह ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपके अपने देश में होनी चाहिए। हर देश को अपनी सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा पक्की करनी होगी। मुझे लगता है कि यह हर देश की सुरक्षा के लिए नियम बन जाएगा। हाँ, हर देश अपनी खुद की जानकारी बनाएगा। बिल्कुल, हर कंपनी अपनी खुद की समझदारी, अपना एआई बनाएगी। हाँ, कैसे संभव है कि कोई कंपनी अपना खुद का एआई ना बनाए? हाँ, एक कंपनी ऐसी है जैसे आप अपना दिमाग किसी और को दे दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया अब इस सोच को समझ रही है। और सबसे ज़रूरी बात ये है, पहली बात ये है कि एक देश की ग्रिड, एक एआई ग्रिड का होना ज़रूरी है। अगर सड़कें नहीं हैं, तो आप गाड़ियों का कारोबार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आपने जापान के लिए एआई सड़कें बना दी हैं। उसके ऊपर हर तरह की नई सेवाएँ, नई कंपनियाँ बढ़ सकती हैं। तो सच में मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा, मासा-सान, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज आप सबसे बड़े शेयर होल्डर होते? हे भगवान! हाँ, हमने कोशिश की है। क्या ये 3 बार हुआ? मुझे लगा ये 2 बार था। नहीं, नहीं, नहीं। पहली बार हम खुद बाज़ार से खरीद कर आपके हिस्सेदार बने। हम इसके बारे में बात करते हैं। वह, आप जानते हैं, वह हम कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बात करते हैं जो हम बाँटते हैं। सही है कि आप और मैंने अकेले में बात की थी, मैं सालों पहले नहीं चाहता। मत कहो। 10 साल पहले मेरे बगीचे में, मुझे पता है मैं कुछ पछताता हूँ। कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मासा ने क्या कहा। क्या आप लोग तैयार हैं? तो मासा ने कहा, जेनसन, बाज़ार एनवीडिया की कीमत को नहीं समझता है। आपका भविष्य अद्भुत है। हाँ, लेकिन बाज़ार इसे नहीं समझता। वह 10 साल पहले की बात है और आपकी मुश्किलों की यात्रा कुछ समय तक चलती रहेगी, क्योंकि आप इस भविष्य को बना रहे हैं। तो मुझे आपको एनवीडिया खरीदने के लिए पैसे देने दीजिए। वह मुझे एनवीडिया खरीदने के लिए पैसे देना चाहता था। ये सब। अब मुझे अफ़सोस है कि मैंने नहीं लिया। वह एक बढ़िया विचार था। वह सबसे बढ़िया विचार था। अभी हम दोनों दुखी हैं। वह मेरे आर्म खरीदने के 1 महीने बाद की बात थी। हाँ, हाँ। और फिर हमने दोनों कंपनियों को मिलाने की बात की। हाँ, वह एक और था। हाँ, वह भी एक अच्छा सपना था। वह तीसरा था, वो एक तीसरा प्रयास था। हाँ, सही है। पहली बार हमने इसको निजी बनाने की बात की थी। दूसरी बार मैंने इसे बाज़ार से खरीदा था। और फिर तीसरी बार जादुई कोशिश थी। हे भगवान! हे भगवान! अब हम साथ में कमाल की चीज़ बनाएँगे। हाँ, तो एनवीडिया और सॉफ्टबैंक मिलकर काम करेंगे। हाँ, माँ बहुत बड़ी है। तो जूते, तो जूते, तो जूते। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हम जापान में इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है। ये तो बस शुरुआत है। हम साथ में बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। धन्यवाद।
और इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और आप जानते हैं ARM के पास बहुत सारे मोबाइल IoT ऑटो हैं और आपके पास बढ़िया डेटा सेंटर और गेम्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मासा सान, देवियों और सज्जनों, सोन सान। I'm बिना किसी शक दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी लोगों में से एक। नहीं नहीं नहीं, आप सबसे महान हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मासा मासा ऑन। आप उनका AI के लिए जुनून देख सकते हैं। जो काम और जो साथ मिलकर काम करने का तरीका हम बना रहे हैं वो एक AI लाएगा। फैक्ट्री से लेकर पूरे जापान में फैले AI सिस्टम तक ग्रिड। जाने से पहले मैं आप सभी का AI समिट में स्वागत करना चाहता हूं। हमारे पास कई सेशन और पार्टनर्स हैं। हमारा मकसद आपके साथ मिलकर जापान में AI को शुरू करना है और इस मौके का फायदा उठाना है जब टेक्नोलॉजी ने हमें नया मौका दिया है ताकि कंपनियों को बदला जा सके और जापान में नई बड़ी कंपनियां बनाई जा सकें।